जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वो ही मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मंजिल हमारे ज्यादा दूर नहीं होती, पर मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे पास होना चाहिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, फोकस, कंसंट्रेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। एंड कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस, कि हमारे पास पेशेंस होने चाहिए, एंड हार्डवर्क करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। एंड इसलिए हम कहते हैं कि आधी लड़ाई आप तभी जीत जाते हो जब आप खुद के ऊपर विश्वास रखते हो। तो इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ, आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस नए सेशन में, CSIR नेट अचीवर्स के इस शो में। एंड इस शो में आज हमसे मिलने आए रानी कुमारी, जिन्होंने इस CSIR एग्जाम को बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया है। तो सबसे पहले हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से रानी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। एंड सारे स्टूडेंट हमारे एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से रानी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू सर। कि आपने इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ कि रानी कुमारी ये हमारे क्लासरूम की स्टूडेंट है, एंड हम बहुत खुश है कि रानी का इतना अच्छा रिजल्ट आया। रानी ने अपनी MSc जो है वो मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी से कंप्लीट किए हैदराबाद से। एंड जैसी MSc कंप्लीट हुई 2023 में, रानी ने CSIR एग्जाम्स का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। IFS क्लासरूम कोचिंग से रानी ने प्रिपरेशन किया और इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो रानी ने बहुत मेहनत की है, सभी टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है, बहुत बार संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट अच्छे से दिए, उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, डाउट्स पूछे, एंड तब जाके इतनी सारी मेहनत करने के बाद आज ये इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो सबसे पहले रानी, जैसे हम देखते हैं कि आपका जो हैदराबाद में MSc हुआ था मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी, उसका सिलेबस तो बहुत अलग है। एंड CSIR का तो सिलेबस आप देखते हो कि यूनिट 1 से यूनिट 13 प्लस एप्टीट्यूड भी है, और इतना बड़ा सिलेबस। हम तो सारे स्टूडेंट इस सिलेबस देख के डर जाते, हमें तो चक्कर आ जाता है कि इतना बड़ा सिलेबस हमसे कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है। तो क्या आपको डर नहीं लगा था ऐसे? यस सर। सर, पहले तो मैंने MSc हैदराबाद यूनिवर्सिटी से करी, और MSc के दौरान मैंने प्रिपरेशन करना स्टार्ट नहीं किया था। यस। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे MSc एंजॉय करनी थी। हाँ। क्योंकि मैं अपने गांव से गई थी, तो मुझे फुल एंजॉय करनी थी MSc। हाँ। और मैंने करी। और उसके बाद जब MSc हो गई, तो मेरी मेंटर ने बोला कि IFS जाओ। यस। तो मैं IFS जोधपुर आई, और उसके बाद मैंने यहाँ पे आकर प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करी। यस। और सर ने ही सिलेबस बताई कि ये सिलेबस है। हाँ। तो फिर मुझे कुछ यूनिट से बहुत डर लगते थे, जैसे कि डेवलपमेंट बायो। और मतलब मैंने पहले से सोच रखा था कि मुझे ये यूनिट तो करनी ही नहीं है। डेवलपमेंट बायो हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया। बट जब मैंने देखा कि आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हो, जैसे फर्स्ट एंड सच में सर मुझे डेवलपमेंट बायो से बहुत फियर थी। बट जब आप क्लासरूम में आए और पढ़ाए, तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा वो। मैं उसके बाद डेवलपमेंट बायो को एंजॉय करने लगी। और सबसे अच्छी यूनिट मतलब मेरी वही थी। अच्छा, सारे फेवरेट यूनिट्स में से? यस सर। तो जो जो यूनिट्स मतलब नए थे सर, एनिमल फिजियो भी नए थे। बट जिस तरह से आप लोगों ने पढ़ाई, तो लगा कि नहीं, इसमें ये भी टॉपिक इंटरेस्टिंग है। द वे आप लोगों का जो टीचिंग स्किल्स है, उससे सर मैं बहुत मतलब प्रभावित हुई थी। और ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। रानी की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि फर्स्ट टाइम जब आप कोई यूनिट को देखोगे, उसके सिलेबस को देखोगे, तो आपको तो ये लगेगा ही कि ये मुझे कैसे होगा, क्योंकि आपने पहले कभी देखा भी नहीं है, ना पढ़ा है। एंड जब तक हम फर्स्ट टाइम पढ़ते नहीं है, तब तक हमें डर लगता है। पर एक बार पढ़ना स्टार्ट किया, तो वही चीज आप जो डर रहे थे ना, वो एंजॉय में कन्वर्ट हो गई, और आप एंजॉय करने लगते हो। और बाद में तो आपकी फेवरेट बन जाती है। तो आप ऐसे ही सभी स्टूडेंट को कभी भी सिलेबस, और वैसे भी सिलेबस के सारे टॉपिक तो हमें करने नहीं होते, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को फोकस करना होता है। इसलिए हम जब प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो अपने आप सब सिंपल हो जाता है। दूसरा रानी, जैसे हम देखते हैं कि जैसे आप MSc करते हो, माइक्रोबायोलॉजी से आपने MSc की है, और CSIR एग्जाम्स के जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो प्रिपरेशन करते समय हम देखते हैं कि इतने वास्ट टॉपिक्स है,
इतने Yes, sir. डिफरेंट कंसेप्ट से, और उसके साथ साथ CSR एग्जाम का अगर पेपर आप देखो तो सी पार्ट के क्वेश्चन देख के डर लगता है। यस सर, इतने बड़े क्वेश्चन, अप्लाइड क्वेश्चन, किसी में तो बैंड पैटर्न आता है, यस सर। पेडिग्रीज आती है, या डिफरेंट अप्लाइड टेक्निक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो पहली बार जब आप क्वेश्चन देखा तो आपको डर नहीं लगा कि ऐसे क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करोगी? ये तो मतलब पहले तो ऐसे बैंड पैटर्न या फिर कुछ भी देखोगे तो ऐसे लगता है कि पता नहीं ये क्या दे रखा है, ये क्या पूछ लिया हमसे, ये हम Yes, कहाँ पे sir. फंस गए, हाँ बट ऐसे लगता है। जब आप लोग एक्सप्लेन करते थे हम्म। ओ इसमें तो कुछ था ही नहीं तो ऐसा लगता था। तो सर हाँ, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो हमेशा वही होता है वही होता कि है। ये तो बड़े डिफिकल्ट है, क्योंकि ये हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर पाएंगे। Yes, sir, yes, sir. और दूसरा रीजन ये होता है कि MSc में ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं थे, आते नहीं थे। MSc में कभी देखा भी नहीं था। Yes, sir. तो एकदम से जब हम ये देखते हैं ना तो हमें ये डिफिकल्ट लगता है। लेकिन आज रानी जब आपका CSR JRF हो चुका Yes, है, तो क्या आप आज उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अच्छे से? Yes, sir. देखो, ये कॉन्फिडेंस है, ये एक्सपीरियंस है, और ये कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस का है। Yes, sir. ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, सारे टॉपिक को रिवाइज किया है, इसलिए फिर बाद में वो सारी चीजें एकदम सिंपल लगती है। Yes, sir. करेक्ट। अब जैसे हम देखते कि जैसे आपने मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी किया था और आज आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हो, Yes, sir. तो सारे टॉपिक को आपने एंजॉय किया? यस सर। सर जैसे कि मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जैसे जो बच्चे MSc बॉटनी में किए होते तो उनका कुछ यूनिट्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, और जो बच्चे जूलॉजी में होते हैं उनका कुछ होता है, बट माइक्रोबायोलॉजी वाले बीच में आते हैं। बीच में आते हैं। तो इनके पास ऐसा होता है कि आप मतलब करना है तो इनका कोई फेवरेट नहीं होता है, हम कर सकते हैं। यस। तो मैंने ऐसा था कि मुझे कोई यूनिट नहीं छोड़ना है, जूलॉजी वाले है तो उस पे भी करना है, और बॉटनी है तो वो भी करना है, क्योंकि मुझे नया चीजें लगती थी बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी, तो मुझे अच्छा लगता था सीखना। तो इसलिए मैं, और ये बात मुझे रानी की बहुत अच्छी लगी कि जब आप रेडी हो जाते हैं ना प्रिपरेशन के लिए, तो आपको सब अच्छा लगता है और आप एंजॉय करते हो पढ़ना, क्योंकि आपने वो कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आप जब समझते हो ना उसको अच्छे से, तो वो फिर आपको समझ में भी आती है और वो अच्छी भी लगती है। वैसे रानी, जैसे आप जब पढ़ाई करती थी क्लासरूम में भी या आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, तो आपने किस तरह की स्ट्रेटेजी यूज की थी कि जिसके वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? तो मतलब जिसमें स्ट्रेटेजी में आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, बहुत रिविजन्स किए थे नोट्स के बार बार। यस सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करी थी। हाँ। और रिवीजन भी करी थी। जैसे कि मैं क्लासरूम के स्टूडेंट हूँ तो आप रिवीजन करवा लेते थे। हाँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि डेवलपमेंट बायो से मुझे बहुत डर लगती थी। जब फर्स्ट टाइम मैं आपसे गई क्वेश्चन पूछने, तो फिर आपने इतने सारे मेरे से क्वेश्चन पूछे, अब क्या हो रहा है तो फिर मुझे पता चला कि अभी तो कुछ मैंने पढ़ा ही नहीं है, फिर से मेरे को रिवीजन करना पड़ेगा। तो हो जाती है सर, तो मैंने मल्टीपल रिविजन्स करे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। यस, और एक्चुअल जो रिजल्ट आया हुआ है, जैसे जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करो उतना आपका एग्जाम जो है वो बेटर होता है, और आपका रिजल्ट एक्चुअल क्वेश्चन प्रैक्टिस की वजह से आता है। यस। और रानी, जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो वो एक टाइम टेबल बनाते हैं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो क्या आपने भी टाइम टेबल प्रिपेयर किया था? सर टाइम टेबल सारे बच्चे बनाते हैं, बट एक दिन फॉलो होता है, दूसरे दिन भी आप कर लोगे, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं होता है। और मैं हमेशा आपसे यही बोलती थी सर मेरे से नहीं हो रहा है, तो आप बोलते थे कि रानी ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का नेचर है। यस, ये नेचुरल है, मतलब ये तो ऑब्वियसली आप मशीन थोड़ी हो। यस सर, कि आप कंटिन्यूअसली काम करोगे। आपका कभी आपका, क्योंकि हमारा माइंड के ऊपर होता है, कभी माइंड पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव होता है, कभी नहीं होता है पढ़ाई, कभी तो हम सोते ही रहते हैं फिर। तो इसलिए ये नेचुरल है, बट इम्पोर्टेंट होता है कि आप इवन आपका कभी पढ़ाई नहीं हुआ तो फिर उसको मेंटेन करो, बाद में आप पढ़ाई करो और आप कंसिस्टेंसी को मेंटेन करो। वैसे रानी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे हम देखते हैं कि CSR में इतने सारे यूनिट्स है अपने, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 13 है, एप्टीट्यूड भी है, तो सफिशिएंट कितने यूनिट करने चाहिए स्टूडेंट ने कि जिनका रिजल्ट आए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है हमारे, वो हमें पूछते हैं बार बार कि सर 2 यूनिट करे तो चलेगा क्या, 4 यूनिट करे तो चलेगा क्या, हमारा रिजल्ट आएगा क्या, 5 यूनिट करे तो रिजल्ट आएगा क्या? तो आपको क्या लगता है कितने यूनिट्स
करने चाहिए स्टूडेंट के? सर मतलब अकॉर्डिंग टू मी आप जितना ज़्यादा यूनिट करें उतना ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, क्योंकि आप कब यूनिट करने जाओगे ना तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो यूनिट करे हो उससे क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर ही लोगे। यस। तो और ऐसे है कि आप ज़्यादा करोगे तो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो उसको आप कर सकते हो। तो मैंने सर ऑलमोस्ट सारे यूनिट करे थे, एक डाइवर्सिटी छोड़ी थी। हाँ Yes, तो ये देखिए, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी रानी की, कि देखिए आप जितना ज्यादा करोगे उतना बेनिफिट है। Yes, और आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी है कि आप उतने डिफरेंट टॉपिक के क्वेश्चंस कर सकते हो। और दूसरी बात जो रानी ने बहुत इंपॉर्टेंट बोली, कि ये हम नहीं बोल सकते कि आपने जो यूनिट किया है उसके भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होंगे। yes, sir. क्योंकि एग्जाम में बहुत डिफरेंट पैटर्न क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, तो उनमें हमारे लेवल का है या वो बहुत हाई लेवल का है, तो इसलिए आपको हमेशा ही आपके पास एक रखना चाहिए ऑप्शन कि आप ज्यादा यूनिट्स करो। Yes, sir. और जैसे आप 10-11 यूनिट करते हो तो सबसे बेस्ट होता है कि जिससे आप क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर सकते हो और फिर इजीली सी पार्ट के क्वेश्चन मिल जाते हैं। Yes, सबसे इंपॉर्टेंट तो सी पार्ट ही। और इसलिए सी पार्ट में सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन करने के लिए आपको मल्टीपल ज्यादा यूनिट करना बहुत जरूरी है। बाकी आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है आप उनको ज्यादा कीजिए। Yes, sir. वैसे रानी सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम रिजल्ट में देखते कि CSR में भी सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन इज द की ऑफ सक्सेस। सी पार्ट में कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, बी पार्ट में कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करते हो, तो आपने उस सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की थी? यस सर। सर जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तो उसमें मुझे यही आप लोगों ने सिखाया कि सिलेक्शन कैसे करनी है। और उस समय मुझे ऐसा था कि जो बैंड वाले क्वेश्चंस है ये सब इजी होते हैं बट देखने में इजी नहीं लगते। सर वो होती है डिफिकल्ट। तो फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा था कि एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन पे भी मैं ज्यादा उस पे ये कर, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, वो मेरा फर्स्ट टाइम था। तो मुझे और आप लोग हमेशा बताते थे संडे टेस्ट में ये क्वेश्चन नहीं करनी है, तुम्हें सिंपल क्वेश्चन करो, इसमें पहले टेस्ट दे दो, उसके बाद में तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, बट अभी सिंपल क्वेश्चंस करो। तो फिर वहां से हर संडे को हमारा माइंड ट्रेंड होते गया कि नहीं क्वेश्चन इतने सारे हैं बट हमें उसमें से सिंपल क्वेश्चन चूज करने हैं ताकि हम स्कोर कर सके। और मतलब ऐसा होता था संडे टेस्ट हो जाने के बाद में हम वो क्वेश्चंस भी देखते थे बट पहले हमें सिंपल ढूंढनी होती। हाँ ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी रानी की। देखिए सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन करने का सीक्रेट ही यही है कि आप सिंपल जो आपके टॉपिक है, जो आपको आते हैं स्ट्रॉन्ग टॉपिक, उनके क्वेश्चन करो। यस सर। और टारगेटेड वही क्वेश्चंस रखो जो एग्जाम में आप फाइनल दोगे, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते। यस सर। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप ट्राई करोगे ना तो आपका टाइम भी जाएगा, फिर वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो आपको फिर अदर टेंशन आता है। यस सर। और उसका फिर इम्पैक्ट, निगेटिव इम्पैक्ट बाकी क्वेश्चंस पे पड़ता है। इसलिए सिंपल क्वेश्चन ढूंढो, अपने क्वेश्चन ढूंढना ये एक स्किल होता है कि एग्जाम में अपने क्वेश्चन ढूंढना। और सी पार्ट में अगर 25 अपने क्वेश्चन ढूंढ लिए तो फिर हो गया आपका JRF क्वालिफाई। जैसे रानी भी आप देखिए कि हर संडे को ये देखती थी कि मेरे सी पार्ट में 25 करेक्ट आते हैं क्या। यस सर। हाँ, और कितने उसके लिए कितनी मेहनत की है सी पार्ट में 25 लाने के लिए हर संडे को, और फिर भी कुछ ना कुछ गलत होता ही है। हाँ, फिर भी रोना है ही कि मेरा ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, कभी सिली मिस्टेक हो गया वो, या कभी स्टेटमेंट ही पढ़ा नहीं अच्छे से, कभी नॉट करेक्ट नहीं पढ़ा। तो इसलिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप अपना बेस्ट सिलेक्शन करो क्वेश्चंस का बी पार्ट में, सी पार्ट में, क्योंकि वही आपका रिजल्ट लाता है। वैसे रानी हम ये देखते कि जैसे हम क्लासरूम में भी देखते हैं मंडे टू सैटरडे आपके लेक्चर्स होते हैं, संडे को टेस्ट होता है और हम बहुत सारे संडे टेस्ट देते हैं और संडे टेस्ट भी CSR के एग्जाम्स की तरह होता है। तो क्या इन संडे टेस्ट का या मॉक टेस्ट का आपको फाइनल एग्जाम में बेनिफिट मिला? सर बहुत मिलता है, क्योंकि संडे टेस्ट एकदम से CSR के पैटर्न का होता है। 3 आवर्स के होते हैं और प्लस में आप वॉच लगा देते हो और टाइम उसी तरह से काउंटडाउन, और फिर बीच में आपका आना जाना हमें तो स्टार्टिंग एकदम मतलब CSR का ही फील आता था। तो उसके और संडे टेस्ट मतलब होता है वो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी करते हैं हमारे CSR एग्जाम में। जैसे इस बारी डेवलपमेंट बायो के क्वेश्चंस आए थे एज इट इज आए थे। तो वो सब संडे की आप तो एक पहली बात कि आप टाइम मैनेज करना सीख जाओगे वहां पे जाके, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा यही हुआ था कि मैं वहां पे बहुत पैनिक हो गई थी और टाइम भी मैनेज नहीं कर पाई थी। तो संडे टेस्ट का
बेनिफिट है सर, बहुत यस है। तो और मंडे टू सैटरडे आप क्या पढ़े हो, उसका यूटिलाइजेशन आप कैसे कर पाओगे, आपने कितना सीखा है। क्योंकि एक मुझे याद है जब मैंने एक संडे टेस्ट को मैं संडे टेस्ट नहीं दी थी, फिर मंडे को मैं आई तो आप मुझे डांट लगा दिए कि तुमने संडे टेस्ट क्यों नहीं दिया। तो फिर मैंने जो भी था मैंने बोला, तो आप बोले कैसे पता चलेगा कि तुमने इस बीच में सीखा क्या है, ये तो तुम्हारा चला गया। तो उसके बाद से सर मैंने कभी भी संडे टेस्ट स्किप नहीं करी है, और कभी नहीं किया सच में। क्योंकि और एक्चुअल जो रिजल्ट अभी जो आपको दिख रहा है ना, वो इतनी मेहनत का है कि संडे टेस्ट को सीरियसली देना। क्योंकि संडे टेस्ट ही होते हैं जो आपको सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन समझाते। संडे टेस्ट में आपको गलतियां समझ में आती है, संडे टेस्ट में आपको समझ में आता है कि आप किस क्वेश्चन को किस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे सॉल्व कर रहे हो। और संडे टेस्ट में जो मार्क्स होते हैं ना, वो बहुत कुछ बताते हैं। नेगेटिव जो होते हैं वो भी बहुत कुछ बताते हैं कि आपकी गलतियां क्या है, आप कैसे गलती कर रहे हो। और हम इतना सीरियसली पेपर दे तो भी कुछ गलतियां होती है। तो ये सीखने को संडे टेस्ट से मिलता है। इसलिए फाइनल एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो संडे टेस्ट का, मॉक टेस्ट का होता है और डिस्कशंस का होता है। जैसे डिस्कशन में भी रानी ने बहुत सारे झगड़े भी किए। मैं तो कुछ ज्यादा ही करती हूँ, इमोशनल, डायरेक्ट इमोशनल हो जाते थे, इसका गलत, ये गलत ही क्यों दिया। तो ये एक्चुअल में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहां पे फाइनल एग्जाम में बहुत मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को कितना सीरियसली, कितना अच्छे से सॉल्व करते हैं, एंड तभी तो आपके कंसेप्ट बनते हैं। यस, तो इसलिए संडे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे रानी, हम ये देखते कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो प्रिपरेशन करते समय नोट्स प्रिपरेशन, शॉर्ट नोट्स बनाना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो क्या आप डेली के डेली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे? यस सर, जैसे क्लासरूम में जो पढ़ाई गई उस दिन मतलब मॉर्निंग में जग के उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और फिर क्लास में आके हमें मतलब क्लासरूम के बाद हम डाउट्स पूछते थे, सारे डाउट्स क्लियर करके ही जाते थे। और फिर मतलब आज का पढ़ाया हुआ हम आज शाम को ही रिवीजन करते थे और सुबह में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद फिर हमारी क्लासरूम 12 बजे से होती थी, तो हम फिर 12 बजे प्रेजेंट होते थे क्लास में। तो मतलब और डेली के डेली डाउट्स भी पूछना। यस सर, जो भी क्वेश्चंस नहीं आते उसके डाउट्स भी पूछना, और डेली के डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड इसी की वजह से तो क्वेश्चन पढ़ना सीख जाते हैं हम, एनालिसिस करना सीख जाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, फिर हमें कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिविटी आती है कि हाँ मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे। क्योंकि रानी, आपने पहले बार देखा होगा कि जब आप फर्स्ट टाइम आए थे और जब आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखे होंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम फर्स्ट टाइम पे क्वेश्चन करने लगते हैं और सारे नेगेटिव होने लगते हैं। सारे के सारे गलत हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, और इतने गलत होने के बाद हमको विश्वास नहीं होता कि ये मेरे से क्या हो रहा है। यस सर। और दूसरा एक कंफ्यूजन ये भी कि मेरे से होगा क्या फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी गलत हो रहे। तो फिर ऐसा आपके साथ भी हुआ था क्या? यस सर, सिर्फ फर्स्ट टाइम तो मतलब ऐसा लगता है कंसेप्ट पढ़ लिए हम, हमें लगता है सब कुछ आ रहा है। जब क्वेश्चन पे अप्लाई करने जा होता ही नहीं मतलब क्या होता था। तो फिर क्लासरूम की एक ये बेनिफिट हुई ना कि क्लासरूम में जैसे आप लोग समझा देते, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद होती थी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते थे, क्योंकि कुछ कुछ चीजें होते थे जो आप लोग बोलते थे, माइंड में क्लिक करता था, अच्छा सर ने ऐसे बताई थी। और क्लासरूम में आप कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराते थे कि ऐसे है और करनी है, तो हो जाती है। यस, तो मतलब स्टार्टिंग में तो आपको ऐसे लगता है, और सबका ये एक ही है कि स्टार्टिंग में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत आती है जब तक आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना करो। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जब क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कि आज मैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आज मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आज मैं ये करूंगा, फलाना ढिमकाना, और 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर समझ में आ जाता है ये अपने से नहीं हो रहा है। तो फिर डरना नहीं है। आपको अगर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप टीचर से पूछो, हेल्प लो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस पढ़ना कैसे और उसमें डिकोडिंग कैसे करना है, एनालिसिस कैसे करना है। और जैसे रानी, हम ये देखते हैं ना कि जब आप रिवीजन करते हो, जैसे आपने फाइनल रिवीजन की, पहले वाले जब एग्जाम आपने दिया था पिछले बार का, जब आपका LS क्वालिफाइड हुआ था, तब आपको ऐसा क्या लगता है कि मेरे प्रिपरेशन में क्या कमी रह गई कि मेरा JRF नहीं हो पाया? सर, मेरी फर्स्ट टाइम में 96 परसेंटाइल आई हुई थी, तो उस समय मैंने जनरल एप्टीट्यूड किया ही नहीं था। तो मतलब मुझे लिटरली जैसे सारे बच्चों को फोबिया होती है जनरल एप्टीट्यूड, मेरा भी था। yes. बट इस बारी क्या हुआ कि
इस बार भी मैं सर जनरल एप्टीट्यूड कर ही नहीं रही थी। बट एक दिन आपने मेरा पेपर देखा, हाँ। तो आप बोले रानी तू ये क्या कर रही है? मैंने बोला सर क्या हुआ? नए बच्चे जनरल एप्टीट्यूड कर रहे हैं, तू क्या कर रही है? ठीक है सर। तो आपने मतलब वहां से गाइड करना स्टार्ट करा। हाँ। मुझे 5 क्वेश्चन चाहिए तो चाहिए नेक्स्ट संडे से। मैंने बोला ओके सर। तो फिर मैं उस पे काम करना स्टार्ट करी, मतलब धीरे धीरे ही थोड़ा थोड़ा करना स्टार्ट करी। उसके बाद से आपने देखा होगा कि मुझे संडे टेस्ट में भी मैं 5-6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे और इजीली, और वो भी करेक्ट क्वेश्चन करते थे। और बाद में तो हमने टाइम कम किया था। यस सर। 2.5 घंटे का किया था सर। उसके लिए भी मैं लड़ती थी। तब भी ये इसलिए लड़ती थी कि सर आपकी वजह से मेरा एप्टीट्यूड नहीं हो पा रहा है। एप्टीट्यूड नहीं हो रहा, क्योंकि हमें ये लगता है कि यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर वहाँ पे 3 घंटे में कवर हो जाता है ऐसे। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए तो इसलिए एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के लिए। अगर आप एप्टीट्यूड करते हो तो आपका रैंक अच्छा आता है, आपका रिजल्ट अच्छा आता है, और आपको भी कॉन्फिडेंस होता है कि एप्टीट्यूड के कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कर सकता हूँ। बस आपको एक ट्राई करना जरूरी है, स्टार्ट तो करना जरूरी है। क्योंकि लाइफ साइंस के स्टूडेंट होके लाइफ साइंस के स्टूडेंट का क्या होता है कि मैं बी और सी बहुत अच्छा कर सकता हूँ। हाँ। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर एप्टीट्यूड के लिए क्यों दिमाग लगाना? नहीं सर, ये बहुत गलत बात है सर। जैसे कि मेरा भी ऐसा नहीं है कि कंसेप्ट सही नहीं है, बहुत अच्छी कंसेप्ट है सारी यूनिट की। बट ऐसा कुछ तो होता है कि मैं एग्जाम में जाके उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती थी। बट इस बार हुआ, और जनरल एप्टीट्यूड भी मेरा साथ दिया। तो हुआ। तो ऐसे नहीं है कि आप पार्ट बी और सी पे ही सिर्फ निर्भर रहो, है कि थोड़ा सा थोड़ा ही करके जनरल एप्टीट्यूड पढ़ा करो। हाँ, जनरल एप्टीट्यूड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हो तो आपको इजीली आना स्टार्ट हो जाता है। और बाद में तो आप धीरे धीरे 5-6 क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो सर। जैसे कि उसमें 20 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, हमें 15 करने होते हैं। बट जरूरी नहीं है कि हम सारे 20 क्वेश्चंस देखें। जैसे कि हमें पहले स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था यार ये कितना मतलब वास्ट क्वेश्चन है, मेरे से तो हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने आप लोगों ने बोला यार रानी तुझे ये तो करनी ही नहीं है, देख सिंपल क्वेश्चंस देख, उसमें से ही 5-6 ढूंढ ले। तो फिर मैंने वो स्टार्ट करा और मिल जाते थे सर इजीली। तो फिर मुझे अच्छा लगा, अच्छा मैं भी कर सकती हूँ। यस। तो ऐसा ही होता है। मतलब स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन भी जरूरत है कि आपको कौन से क्वेश्चन करने, कौन से नहीं करने। तो सारे बच्चों को फोबिया यही हो जाती है कि जनरल एप्टीट्यूड मेरे से तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन देखने लगते हैं। सारे क्वेश्चन देखते हैं। बट हमें वो देखना ही नहीं है। हमें एकदम से जिस क्वेश्चन में 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है, तुम जाओ यहाँ से। मतलब मुझे आगे का करना है। मतलब ऐसा था। ये सारी एटीट्यूड मतलब मुझे यहाँ पे आके मिली कि हाँ किस क्वेश्चन को भाव देना और किसको तुम यहाँ से निकलो। समझ में आया ना, भाव किसको देना है। बस जो अपना है, जो सिंपल है उसी को भाव देना है, बाकी सबको हकल देना है। ऐसे जाओ यहाँ से, यहाँ पे मत आओ बीच में। और यही स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है। दैट इज द क्लियरिटी कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है। एग्जाम में तो यही है। स्मार्टनेस इसे ही बोलते हैं। क्या रानी, जैसे अब आपने इतना अच्छा प्रिपरेशन किया, इतनी मेहनत की है, तो एक सारे स्टूडेंट के लगता है कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है सीएसआर में, बहुत नॉलेज लगता है, बहुत इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, या सीएसआर में कम इंफॉर्मेशन पता हो लेकिन अच्छी हो? सर आपको क्या लगता है? सर मुझे लगता है कि पहले तो आपको बेसिक्स क्लियर करने होते हैं। तो जैसे मैं माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट थी, तो मेरे को कुछ में बेसिक्स भी नहीं थे। बट यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि सर लोग बेसिक्स से पढ़ाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने यूनिट्स के नाम लिए। मुझे एनुअल फिजियो सच में मुझे कुछ भी नहीं आते थे, क्योंकि मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड भी नहीं था। बट सर इतने अच्छे से पढ़ाए, और मैं सर को भी बहुत तंग करी हूँ। प्रांशु सर को बहुत तंग किया है। मतलब मैं आपको भी करी हूँ। मतलब मेरा ये था कि मुझे नहीं आ रहा तो मैं क्लास में भी आगे नहीं बढ़ने देती थी सर लोगों को। नहीं सर बता के जाओ, ये करके जाओ। तो सारे मतलब मेरे बेसिक्स थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे से कराए थे। तो इसलिए मैं अपना बेसिक्स पे वर्क करती गई। और जो भी डाउट्स होते थे आप लोगों से मैं वहीं पे क्लियर कर लेती थी। मतलब क्लास में ही चाहे झगड़ा हो जाए, लेकिन बात तो यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात होती है रानी कि जब आपका पॉइंट वहाँ पे क्लियर होता है ना, तो वो क्वेश्चन आपने पूछा है लेकिन वो आपका नहीं होता, सारे स्टूडेंट का होता है। सभी को मतलब समझने के लिए वो हेल्प हो जाती है आपने डाउट पूछने के बाद। इसलिए डाउट पूछना ये सबसे अच्छी स्किल होती है।
लर्निंग के लिए, क्योंकि आप डाउट पूछते हो तो आपकी वजह से सारे स्टूडेंट का भी बेनिफिट होता है। और हमें भी अच्छा लगता है कि स्टूडेंट जब इंटरेक्ट करे। जब तक आप पूछोगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए फिर हम तो एंजॉय करते हैं, डाउट्स को तो हमेशा एंजॉय किया जाता है, और हम लोग भी एंजॉय करते थे। और ये तो सबसे ज्यादा एंजॉय करते थे। और जैसे रानी, अब हम क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। अब रैपिड फायर में फास्ट आंसर देने। तो सबसे पहले, और सबसे सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले यूनिट, जैसे हमारे यूनिट 1 से यूनिट 13 यूनिट से आपका सबसे फेवरेट यूनिट? मेरा सर बायोकेमिस्ट्री। वाओ, बायोकेमिस्ट्री। सच में मुझे जेनेटिक्स, हाँ, हिस्ट्री और जेनेटिक्स बहुत अच्छी। वाओ, मतलब मेरे सारे यूनिट्स फेवरेट्स ऐसे नहीं है, बट मतलब यस, मतलब सभी तो अच्छे लगते ही है, बट सबसे ज्यादा बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स। और हमारे सारे स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री देख के ही हमें तो फ्यूर आ जाता है कि ये कैसे होगा इतना बड़ा यूनिट। हाँ, कुछ लोगों को तो चक्कर आ जाता है, कुछ लोगों को तो यूनिट ही कवर नहीं होता है जितने टाइम में। सर मुझे मतलब जेनेटिक्स पढ़ना बहुत अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उसमें रिवीजन में टाइम नहीं लगती है। रिवीजन करना ही नहीं है बस उसमें तो सिर्फ रेशियो सब देख के समझ में आ जाता है कि इसमें क्या हुआ है। और बाकी तो जेनेटिक्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है कि जिसमें पढ़ाई बहुत कम लगती है, बस समझना अच्छा आना चाहिए। हाँ, अगर आप समझ लिए तो मतलब ये रिवीजन का कोई कुछ नहीं, रिवीजन करना ही नहीं होता, क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि इसमें कौन सा मतलब आंसर होना चाहिए डायरेक्ट। और ये बहुत मतलब एंजॉयबल टॉपिक जेनेटिक्स है, और उसके साथ साथ बायोकेमिस्ट्री भी है। और बायोकेमिस्ट्री ऐसा टॉपिक है कि जो 13 यूनिट को लिंक करता है। तो बायोकेमिस्ट्री जो पढ़ता है ना, और वो भी केसी सर पढ़ाते हैं, तो आपके 13 यूनिट हो जाते थे, करेक्ट। तब तो आपको हर यूनिट फिर आपका कंप्लीट हो गया, फिर आपके बेसिक्स भी हो गए, और सारे क्वेश्चन वही आते जो सर पढ़ाते। अब 13 यूनिट्स में से सबसे डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? डिफिकल्ट सर ऐसे मुझे कोई यूनिट्स डिफिकल्ट नहीं लगी, बट डाइवर्सिटी मुझे सर याद बहुत करनी पड़ती थी ना, इसकी वजह से मैंने इंफॉर्मेटिव बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा याद करना पड़ता है। वो रटने वाली चीजें जो होती है ना, बहुत डिफिकल्ट होती है। नहीं तो सारे यूनिट्स में कुछ ना कुछ न्यू होती है, हाँ, तो कुछ ना कुछ सिखाए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बताया सर, मैं क्लासरूम को एंजॉय करती थी। मुझे क्लासरूम इंटरेस्टिंग लगता था। उसका वजह था आप लोग अच्छे से पढ़ाते थे। सच में मैं बहुत एंजॉय करी क्लासरूम, इसलिए मैं सेकेंड टाइम भी मैंने मतलब क्लासरूम क्लासेस करी कुछ यूनिट्स के। और सेकेंड टाइम में तो बहुत अच्छा समझ में आता है बाद में, तो क्योंकि आपको पहले बेस पता होता है, तो आप फिर अप्लाइड सोचना स्टार्ट कर देते हो। तब लिंक भी समझ में आता है कि टीचर बीच बीच में क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैसे वो लिंक कर रहे हैं टॉपिक को। और उसमें हमें नोट्स भी नहीं बनाने होते। हाँ, नोट्स भी नहीं बनाने, सिर्फ देखना है कि टीचर क्या करते हैं। और रैपिड फायर सर को भी और सर के ऊपर टूट पड़ो, सर ये बताओ, सर ये बताओ, सर ये बताओ, ये होता है। और क्या होता है, आपकी वजह से बाकी स्टूडेंट को भी तो हेल्प होती है, उसके वजह से उनको भी समझ में आता है ये। और मतलब सबसे ज्यादा एंजॉय तभी होता है जब आपके बेसिक अच्छे हो और फिर आप क्वेश्चन कर रहे हो अच्छे से। फर्स्ट टाइम पढ़ चुके हो, और सेकंड टाइम में मतलब बहुत चीजें समझ में आने लगती है, और उसके बाद तो है ही सर, पूछते हैं। तब पूछना है बस, पूछना है तो। और उसमें क्या होता है, फिर हमें भी एंजॉयबल लगता है, क्योंकि क्या होता है, हमारे बेसिक पॉइंट सारे क्लियर हो जाते हैं। और एग्जाम में देखो सारे बेसिक से आते हैं। हाँ सर, सभी एग्जाम्स में बेसिक से आता है, बस आपका बेसिक अच्छा होना चाहिए। वैसे रानी, हम ये देखते हैं कि CSR में जैसे पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, 3 पार्ट है, तो आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते थे? सर पहले मैं यहाँ पे संडे टेस्ट में भी मैंने पहले पार्ट सी ही करा है। पार्ट सी किया, पार्ट सी, देन बी, और देन ए करा है। पार्ट सी, बी, ए। यस सर। तो इसका कोई मतलब रीजन कि पार्ट सी पहले क्यों? क्योंकि आप लोगों ने पहले से भी सीखा कि पार्ट सी हमें JRF देता है, ये स्कोरिंग यूनिट्स है। इसमें अगर आपको 1.5 घंटे भी टाइम लग जाता है तो 2, बट हमारी माइंड को भी ऐसे ही आपने ट्रेंड ही करा कि पहले तुम्हें ये करनी है। तो उसके वजह से हमने इतने संडे टेस्ट दिए, तो इसके वजह से हमारा माइंड ट्रेंड हो चुका था कि पहले पार्ट सी करनी है, और बी आपको 30 मिनट्स में भी हो जाते हैं, हो जाती है, और उसके बाद ए में जाओ। तो मैंने ऐसे ही करा। हाँ, तो और ये भी होता है ना कि पार्ट सी में सबसे पहले ट्राई किया करते हैं हम कि 25 करेक्ट करना। यस सर, 25 करेक्ट करना। तो फोकस कंसंट्रेशन पहले ज्यादा होता है। यस सर, तो फोकस कंसंट्रेशन ये भी है सर, और उसमें हमें सिंपल क्वेश्चन ढूंढने होते हैं कि हमें तो सर मैंने इस बार क्या किया, जैसे ही वो आ रहे थे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन,
आई वाज लाइक जाओ यहाँ से। तो पहले सिंपल क्वेश्चंस करे और ढूंढे, और उसके बाद फिर मैं पार्ट बी में गई। हाँ। और पार्ट बी करा, उसके बाद पार्ट ए में गई। हाँ, तो देखो कितनी अच्छी स्ट्रेटेजी यूज की थी इस बार, कि एकदम सिंपल, मतलब एकदम फोकस फिक्स था कि क्या करना है, क्या करना है। यस और सिंपल क्वेश्चन को करके आना है, ज्यादा टेंशन ही नहीं लेना है, यस सर। और उससे पेपर भी अच्छा हो जाता है और हमें भी कोई रिस्क नहीं लगती। यस सर, और मार्क्स सबका एक ही है, हाँ। एक्सपेरिमेंटल करो या फिर आप सिंपल करो, देखो मार्क्स तो एक ही है। तो ये भी फिर तो अच्छी बात है कि मार्क्स तो वही मिलने वाले हैं। यस सर, तो हम उसमें क्यों अपना दिमाग लगाने जाए, और पहले देख लेंगे सर बाद में। हाँ। किसी सर ने बोला था कि ये कैसे सर देख लेंगे, तो हमने भी यही सोच के छोड़ दिया, डिस्कशन में देख हाँ, लेंगे। देख लेंगे। वही तो ना फिर, इतनी Yes, अच्छी स्ट्रेटेजी है कि, और वहां पे रिस्क होती है क्योंकि अप्लाइड क्वेश्चन तब तो हमारा दिमाग ही नहीं चलता पेपर नहीं में, चलता। यस सर। तब हम इतना एकदम क्या कर देते, फास्ट करने की कोशिश करते, इसलिए अप्लाइड क्वेश्चन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एग्जाम में। सर कुछ ना कुछ रह जाती है, कुछ ना कुछ हाँ। एस्पेक्ट आप नहीं सोच पाते हो। Yes. जैसे मैंने इस बार भी एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करे थे, जिसमें से एक गलत हो ही गया। हाँ। तो तो थोड़ा भी अगर हमने अच्छे से एनालाइज नहीं किया तो गलत हो सकता है, गलत हो सकते हैं। हाँ, इसलिए फिर वो क्योंकि हमेशा सिंपल क्वेश्चन करने हमें चाहिए। नहीं पता होता वो किस माइंडसेट से उन्होंने सेट कर रखा है, तो हाँ। कुछ ना कुछ हम ऐसा कर देते हैं कि मतलब सर हम बच्चे हैं तो हाँ। हो जाते हैं, गलती तो होती है, होती और है। वो एक्चुअल में क्या होता है हमें एग्जाम में नहीं समझ में आती, Yes, क्योंकि एग्जाम में एक टाइम पे हम बहुत सारी चीजें बहुत सोच रहे सारी, होते हाँ, हैं। और एक प्रेशर इतना ज्यादा होता है हाँ। सर, सबसे पहले तो हमें काम होना होता है। हम्म, तो आप पहले सिंपल क्वेश्चन 6-7 कर लो, उसके हाँ। बाद माइंड रिलैक्स होने लगता है, अच्छा मैंने कर लिया है। यस तो यस। फिर धीरे धीरे वो होती है कि, और तो इसके वजह से सर हमने पहले सिंपल क्वेश्चन ढूंढे। सिंपल क्वेश्चन के, और जैसे रानी बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हम बोलते हैं कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो निगेटिव बहुत होता है, Yes, sir. और ये बच्चे निगेटिव होने से बहुत डरते हैं, Yes, sir. और ये निगेटिव होने से डरते तो एग्जाम में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में भी डरते हैं कि वो डरते निगेटिव ना हो जाए। Yes, तो sir. क्या ये डर आपको भी लगता था? यस सर, सर मुझे भी बहुत लगती थी, और पहले मेरी जितनी क्या बोलते हैं सही नहीं होते थे उतने गलत होते थे, हाँ। नेगेटिव। तो उसके बाद एक एक करके मैंने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करना हाँ। स्टार्ट करा कि ये मिस्टेक्स हो रही है, ये दोबारा रिपीट नहीं करनी है। फिर तो ऐसे करते करते मैंने सारी उसको ये करी। हाँ, तो मिस्टेक्स को पहले आइडेंटिफाई किया कहाँ पे होते हैं और उसको सॉल्व कर दिया। सॉल्व करे, ये होता है, और देखो निगेटिव कुछ ना कुछ होता ही है। यस सर। जैसे हम सी पार्ट में 20 फैलाने की कोशिश करते हैं, Yes, sir. फिर भी कुछ ना कुछ निगेटिव होता है, और ये निगेटिव जो होता है वो या तो सिली मिस्टेक्स होते हैं, या आपने कुछ देखा नहीं, या मे भी आपने गड़बड़ में क्वेश्चन कर लिया। Yes, sir. कभी कभी तो गलत मार्क करके भी होते हैं Yes. निगेटिव। सर मेरे बहुत हुए हैं, और सारे संडे के बाद में आपको सर मेरे ये इस वजह से मेरी गलती हुई, रानी तू कब सुधरेगी। रानी ने बहुत डांट खाई है यस सर। संडे टेस्ट में, क्योंकि देखो क्वेश्चन आता है, आंसर भी आता है, गलत मार्क किया, आप सोचो कितना बड़ा दुख है ये। यस सर। हाँ, और वो भी 4 मार्क का क्वेश्चन। यस सर। इसलिए ये तो बहुत बड़ी, और प्रॉब्लम कहाँ पे आता था जब ये बाद में उसको मार्क करते थे, यस सर। क्योंकि जब क्वेश्चन क्या है तब मार्क नहीं करना, लास्ट के 15 मिनट में सारे मार्क करने, तो ऑब्वियसली वो फिर एक का दूसरा और आंसर होना कोई नॉर्मल है फिर वहां पे, इसलिए फिर वो सिली मिस्टेक ऐसे होते थे। इसलिए गलतियां ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जैसे रानी हम ये देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट एप्टीट्यूड से बहुत डरते हैं। यस सर। तो क्या एप्टीट्यूड का आप भी डरते थे? एप्टीट्यूड से, एप्टीट्यूड का आपने प्रिपरेशन पहले किया था? नहीं सर, मैंने पहले नहीं किया था, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने एक भी अटेम्प्ट भी नहीं करे थे, तो पहले मैंने करा भी नहीं था। सेकेंड अटेम्प्ट में जैसे आपने मेरे पे ध्यान देना स्टार्ट करा कि ये लड़की तो एप्टीट्यूड कर ही नहीं रही है। तो फिर से हाँ, क्योंकि मार्क्स आते थे, यस सर, मार्क बी और सी से आते थे, यस सर, और 70-75% आके भी फिर भी एप्टीट्यूड नहीं किया है, यस सर, तो कितना बड़ा लॉस है। यस सर। तो उसमें अगर 5-6 क्वेश्चन हो जाए तो फिर और अच्छे मार्क्स आते, और एक होता है ना कि तीनों पार्ट मेंटेन करना भी जरूरी sir. होता है, क्योंकि एग्जाम में कोई भी पार्ट आपको हेल्प दे सकता है, Yes, आपको तो पता ही है। Yes. इसलिए एप्टीट्यूड करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम तो भाई सीरियसली देखते हैं कि अगर बी और सी इतना अच्छा है तो फिर एप्टीट्यूड क्यों नहीं कर रहे, यस सर। क्योंकि फिर वो हम अपना लॉस कर रहे हैं ना, इसलिए फिर एप्टीट्यूड करना बहुत जरूरी होता है। और एप्टीट्यूड का फिर रानी प्रिपरेशन मतलब डेली के डेली किया था, कैसे क्या था? यस सर, मैंने डेली 15-20 मिनट, जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ तो उसके बीच में मुझे ऐसा लगता था कि माइंड को फ्रेश करना है, तो फिर मैं एप्टीट्यूड पढ़ लेती थी। हाँ। तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ती थी, डेली
जैसे आधे घंटे की कोई वीडियो हुई मैं देख लेती थी। दिनेश सर की वीडियो 1.5 घंटे की है तो आधे आधे घंटे करके ही मैं देखती थी। तो ऐसे करके करते करते मतलब मेरे ऐसे थे कि संडे टेस्ट में भी 5 से 6 क्वेश्चन बनने लगे थे। तो मुझे ये अच्छा लगा कि चलो ठीक, मतलब मैं ये ट्राई अपने माइंड को ये ट्रेन करती थी कि इस संडे में मुझे इतना स्कोर करनी है एप्टीट्यूड में भी, फिर अगले संडे में, और उसके बाद जाके मैं आपको भी बता देती सर मेरे इस संडे में इतने मार्क्स आए एप्टीट्यूड में। तो और वे खुश हो जाती फिर कि बाद में मैं पहले जो नहीं करती थी आज मुझे इतने अच्छे मार्क्स आ रहे। तो और ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि आप खुद ही क्या करो, खुद को चैलेंज करो कि आज मैं एप्टीट्यूड में 5 क्वेश्चन करूंगी, 6 करूंगी, 8 करूंगी। गलत होने दो, गलत का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ट्राई तो कर रहे हो ना। ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्राई करने से क्वेश्चन फिर बाद में सही हो जाते हैं। यस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे रानी, अब जैसे एग्जाम हम देखते कि एग्जाम जून, जुलाई या अगस्त में हो सकता है अगला एग्जाम। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि जो नए प्रिपेयर करे, क्या ये सफिशिएंट टाइम है कि जिसमें हम प्रिपेयर कर सकते हैं और क्या हमारा क्वालिफाई हो जाएगा क्या इतने टाइम में? यस सर, मतलब जो भी बच्चे का क्वालिफिकेशन मतलब इस बार नहीं हुआ होगा उन लोगों को पहले से भी पता होगा। और वो लोग ऐसा नहीं मतलब कर रहे होंगे प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो हमें सर बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने होते हैं। तो आप बेसिक पे ध्यान दो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सबसे बड़ी बात है कि आप जो कंसेप्ट पढ़े हो तो आपको आता कितना है वो क्वेश्चंस बताएंगे, और पढ़ना कितना है वो भी आपको क्वेश्चंस बताएंगे कि किस डेप्थ लेवल पे मुझे जानी है। इंफॉर्मेशन तो बहुत है सर। तो जैसे कि आप लोग तो एकदम से इंफॉर्मेशन देते हो कि हाँ यहीं से आएगा, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद पता चल जाती है कि इम्पोर्टेंट कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या पढ़नी है मुझे, किस लेवल तक पढ़नी है, ये सारी क्वेश्चंस बता देती है। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी जो रानी ने बताई कि आप पहले ये देखो कि आपके टॉपिक कौन से फोकस करो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही प्रिपेयर करना और क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करना, क्वेश्चन देखना कौन से आए, तो इससे आपका हो जाएगा। और रानी, जैसे अब ये सारे स्टूडेंट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्या आपने सिर्फ सीएसआर के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे या बाकी सारे एग्जाम्स के भी किए थे? सर मैंने तो मैं पहले तो सीएसआर पे ही फोकस करी थी, बट आपने करवा लिया था गेट के क्वेश्चंस भी करवा लिए थे। तो मैंने गेट और सीएसआर के करे थे। तो गेट में फायदा हुआ फिर एग्जाम में? यस सर, क्वालिफाई हो गया? यस सर, मेरी बहुत अच्छी रैंक से देखो क्वालिफाई करा मैंने गेट बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई है, सीएसआर जेआरएफ क्वालिफाई है पूरा। यस, तो ये होता है कि एक बार आपने क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो ये कॉन्फिडेंस होता है कि अब ये एग्जाम मेरे लिए सिंपल है। सिर्फ क्योंकि मैंने गेट के लिए पढ़ा नहीं था, सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही करे थे और वो भी आपने करवाई थी। तो और ये भी सीएसआर के सारे पीवाईक्यू, गेट के पीवाईक्यू, डीबीटी के पीवाईक्यू, सेट के पीवाईक्यू, संडे के टेस्ट पेपर्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो 40 नंबर मॉड्यूल 15 नंबर, ये सब करवा के लिया हुआ है इतना। तो इसलिए फिर इतना कॉन्फिडेंस है आज की सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुए, और इस कॉन्फिडेंस की वजह से तो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होते फिर। करेक्ट। और वैसे जैसे रानी, हम ये बोलते कि बहुत बार जब भी हम प्रिपेयर करते हैं तो कभी कभी बहुत बुरा टाइम आता है हमारा, कि जैसे जब प्रिपरेशन नहीं होता या जब हम बहुत टेंशन में आते हैं, कभी कभी मतलब क्या होता है कि हमारा जब रिजल्ट भी नहीं आता तब भी हमें बुरा लगता है बहुत बार। तो क्या ऐसा आपके साथ भी हुआ है? यस सर, बहुत मतलब सर कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि हमें पढ़ने का मन नहीं करता था, और ये सोच के डर लगता था कि होगा या भी या नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे मतलब कंपटीशन है इसमें बहुत है। तो फिर सर जब मेरा मतलब कभी मैं बहुत ज्यादा अपसेट्स होती थी, तो फिर हमारा लाइब्रेरी यहीं पे है और मैं आपके पास आ जाती थी, सर बताओ क्या करना है। तो फिर आप समझाते थे तो फिर से हम मोटिवेट हो जाते थे। और कभी कभी ब्रेक्स भी लेने बहुत जरूरी है। ब्रेक्स लेना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस सप्ते में 7 दिन पढ़े ही। 7 दिन तो होता भी नहीं है सर। क्योंकि फिर हम स्ट्रेस हो जाते हैं, फिर एकदम से हमें क्या हो जाता है, फिर एकदम प्रेशर भी आ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं एकदम से। तो मेरी सेकेंड टाइम थी तो मैं पढ़ रही थी और बीच में मतलब कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी, तो फिर मैं आपके पास आती थी, आप बोलते थे ये नॉर्मल है ये नॉर्मल है। तो यहाँ से ऐसा लगता था कि हाँ सर बोले हैं नॉर्मल है तो होगा नॉर्मल है, तो ये नेचुरली है। क्योंकि आज हमें समझ में आता है कि
कभी कभी पढ़ाई होता है, कभी नहीं होता। नहीं होता है। पर इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब आपका पढ़ाई होता है तब आप अच्छे से पढ़ के लो, अच्छे से पढ़ के लो, yes, ताकि आपको बाद में अगर पढ़ाई नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। yes, sir. और एग्जाम में आपने जो लॉन्ग टाइम तक प्रिपरेशन किए, रिविजन्स कितने अच्छे किए, प्रैक्टिस कितने अच्छे किए, संडे टेस्ट कितने अच्छे किए, वो एग्जाम में अपने आप फायदा देता है, सारा याद आता है और फायदा देता है। तो और सर बच्चों का ये भी एक होता है कि मतलब हम रिवीजन तो कर लिए बट कुछ भी याद नहीं है। हाँ। जैसे मैं हमेशा आपसे बोलती थी, सर मुझे कुछ भी याद नहीं। ये होता है हाँ, कि मुझे कुछ याद नहीं है सर, और एग्जाम तो आ गया। हाँ, बट आप पे कॉन्फिडेंस रखो, वो सब याद आ जाते हैं, क्वेश्चंस आने के बाद वो याद आ जाते हैं, सब याद आ जाता है और सब समझ में आता है कि हाँ, क्योंकि एग्जाम में तो सब याद आता है, क्वेश्चन देख के सब समझ में आता है। अपनी गलतियां भी याद आती है कि हमने कहाँ पे क्या गलती की थी, टीचर्स याद आते हैं और पूरा टॉपिक समझ में आता है, क्लास भी समझ में आता है कि क्लास में कब हमने पढ़ा था। इसलिए आपको बस प्रिपरेशन करते रहना है, रिविजन्स करते रहना है। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा कि जिसमें रानी ने हमें सारे क्वेश्चन और सारे हमारे डाउट्स जो है सबके बहुत अच्छे से क्लियर किए, अच्छे से सबको मोटिवेट किया। तो हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से रानी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे स्टूडेंट को इतना अच्छे से गाइड किया, मोटिवेट किया, आपके सारे एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और ये सब जो भी एक्सपीरियंसेस है सभी स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और सभी स्टूडेंट एंड पूरे आईपीएस फैमिली की तरफ से रानी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतना अच्छा सीएसआर एग्जाम का भी रिजल्ट आया है, गेट का भी रिजल्ट आया है, और हम सब बहुत खुश है। रानी हमारी क्लासरूम की स्टूडेंट है, इतना अच्छा रिजल्ट आया है। और रानी आपको आपके अगले जर्नी के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। एंड आप सभी को भी थैंक यू सो मच। और आपको ये सेशन कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सो थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू।